दोस्तों हम लोग मौर्यन एम्पायर देख रहे थे जो कि 323 बीसी से लेके 185 बीसी के बीच माना जाता है। जिसमें हमने कई सारे क्वेश्चन देख लिए थे। यहाँ तक देख लिया था कि जो नंदा जो महाबोधि वंश के नंदा किंग थे, इन चारों में से कौन नहीं थे? तो गोविसानक, दस सिद्धक, महामंदी एंड कवर्त में महामंदी जो थे वो एक नंद किंग नहीं थे। उसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों अशोका के बारे में सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे जो अशोक थे उनका जो किंगडम था वो, अगर हम केवल एकदम एक्सट्रीम आसाम को छोड़ दें और बिल्कुल साउथ मोस्ट इंडिया को छोड़ दें तो अप्रॉक्सीमेटली पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था और साथ में अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था। अशोक का जो सेकंड इंस्क्रिप्शन है वो साउथ इंडियन किंगडम के बारे में डिस्क्राइब करता है। जो चोल, चेर और पांडव थे उनके बारे में बताता था। और अशोक पहला था, अशोक जो था वो फर्स्ट था जिसने इंडिया का फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन बनाया था। तो अशोक बुल्ट इंडिया आज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन। और दो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं, एक थे देवानम और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं दीपवंशम एंड महावंशम, ये जो हैं ये श्रीलंका के लिटरेचर हैं। और ये जो है किसके बारे में बताते हैं? अशोका के बारे में बताते हैं। साथ में अशोका का दो उपनाम था, एक देवानम प्रिय यानी देखने में प्रिय, देवानम प्रिय मतलब देवों के प्रिय यानी बिलव्ड ऑफ गॉड, और एक है देवानम प्रियदर्शी यानी देखने में अच्छा। तो ये इसका उपनाम था दो। और इससे पता चलता है कि इट शोज़ दैट डिस्पाइट बीइंग बुद्धिस्ट ही डिडंट बिलीव इन हिंदुज़म में। दोस्तों अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद जो है वो कलिंग के विजय का अभियान जो है वो लॉन्च किया था। और ये 13th रॉक एडिक्ट में क्या है मेंशन है। ये हमने देखा है कि दीपवंशम एंड महावंशम जो हैं वो श्रीलंका के बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं जो 3rd सेंचुरी में पाटलिपुत्र के बारे में बताते हैं और उसके अशोक के बारे में बताते हैं। जो क्या बताते हैं कि अशोक पाटलिपुत्र में जो अशोक ने 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराया था उसके बारे में बताते हैं। तो दीपवंशम एंड महावंशम सोर्सेज टेल दैट 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल इन पाटलिपुत्र बाई अशोका, और इसके चेयरमैन कौन थे? मोगलीपुत्र टिस्स थे। और अशोक जो था, अशोक ने कई जगह मिशनरीज भेजे थे बुद्धिस्ट को प्रमोट करने के लिए, उसमें श्रीलंका भी था। मौर्यन किंगडम में अशोक जो था और उसका जो ग्रैंडसन दशरथ था, ये लोग क्या थे? बुद्धिस्ट फॉलोअर थे। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? एक जैन फॉलोअर था। एंड बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय को मानते थे। मौर्य डायनेस्टी में जो राजुक ऑफिसर होता था वो क्या होता था? तो ही वाज अ ऑफिसर इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, जो सर्वे करता था, रूरल एरिया में सर्वे करता था और कुछ जुडिशियल फंक्शन भी इसको अलॉट किया गया था। तो राजुक जो था वो मौर्यन पीरियड में एक ऑफिसर था जिसका काम सर्वे करना, मेनली सर्वे करना था। सारथवाह क्या थे? एंशिएंट टाइम में सारथवाह क्या होते थे? कन्वो ऑफ मर्चेंट्स होते थे। जो व्यापारियों के जो कन्वे होता था उसको सारथवाह कहा जाता था। और ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मेंशन है। उसके बाद मौर्यन पीरियड के कुछ ऑफिसर और उनका डोमेन एरिया क्या था, मतलब क्या काम करते थे? तो जैसे युक्त, तो युक्त जो थे वो रेवेन्यू कलेक्शन को देखते थे। युक्त आज भी हम नहीं देखते, आयुक्त कहते हैं। तो आयुक्त कमिश्नर जो होता है जो इन सब चीज़ों को देखता है। तो युक्त मतलब रेवेन्यू कलेक्शन। राजुका हमने देखा सर्वेयर्स होता था। एंड प्रदेशिका क्या होता था? प्रदेश का मतलब डिवीज़न का कमिश्नर होता था। प्रदेशिका डिवीजनल कमिश्नर होता था, ये आज भी है। उस सारनाथ में जो लाइन कैपिटल है या सारनाथ जो पिलर है उसको किसने बनवाया था? उसको अशोक ने बनवाया था। तो सारनाथ पिलर वाज बुल्ट बाई अशोका। यह एक मौर्यन पीरियड का आर्ट है। ठीक है, जितने भी मौर्यन एरा के आर्ट्स होते हैं दोस्तों ये किसके बने होते हैं? ये चुनार के सैंडस्टोन के बने होते हैं, यानी लाल बलुआ पत्थर से बने होते, मतलब जो बलुआ पत्थर होता है उसके चुनार से बने होते हैं। तो ऑल कॉलम्स ऑफ मौर्यन एरा आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सैंडस्टोन ऑफ
चुनार। उसके बाद है आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव से देखें तो सबसे बेस्ट स्तूप मॉडर्न एज का कौन सा है, सांची स्तूप है। तो बेस्ट स्तूप इज सांची स्तूप आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको अशोक ने बनाया था। और ये है कहाँ पे, ये दोस्तों मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। जो भरहुत जो स्तूप था, भरहुत स्तूप जो है वो 2nd सेंचुरी BC में बनवाया गया था, ये भी MP में है। और जो धामेक स्तूप है ये वाराणसी सारनाथ में, और इसको गुप्ता पीरियड के दौरान बनाया गया था। दोनों जो सांची और भरहुत स्तूप हैं, इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो हेड थे अलेक्जेंडर कनिंघम जी द्वारा क्या किया गया था, ये खोजा गया था। तो भरहुत जो स्तूप है 2nd सेंचुरी BC MP में है। धामेक जो है गुप्ता पीरियड में वाराणसी में बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लेस दिए हैं और मोनूमेंट्स दिए हैं दोस्तों। जैसे जो कौशाम्बी है, कौशाम्बी में कौन सी मोनेस्ट्री है, तो घोषित राम मोनेस्ट्री कहाँ पे है, घोषित राम मोनेस्ट्री है जो कौशाम्बी में है। कुशीनगर में रामभर स्तूप है, रामभर स्तूप कुशीनगर में। सारनाथ में अभी हमने देखा धामेक स्तूप है। और श्रावस्ती में जो है, श्रावस्ती में साहेट माहेट है। तो कौशाम्बी में घोषित राम मोनेस्ट्री, कुशीनगर में रामभर स्तूप, सारनाथ में धामेक स्तूप एंड श्रावस्ती में साहेट माहेट है। ठीक है। उसके बाद है आफ्टर एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म अशोका स्टार्टेड पिलग्रिमेज ट्रिप्स इन फॉलोइंग सीक्वेंस। दोस्तों जब अशोक के ऊपर बुद्धिज्म का इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो गया था, तो अशोक ने फिर बुद्ध से जुड़े स्थानों का एक पिलग्रिमेज टूर स्टार्ट किया था। तो किस सीक्वेंस में कहाँ कहाँ गया था, इस पे क्वेश्चन आता है। तो अशोक जो है वो सबसे पहले गया था गया, तो अशोक गया पहले गया, ठीक है। तो गया गया, फिर उसके बाद कुशीनगर गया था जहाँ बुद्ध गया, वहीं जहाँ पे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। फिर कुशीनगर जाता है जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई थी, मतलब जहाँ पे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था। फिर लुम्बिनी गया था, लुम्बिनी जहाँ पे, अब देखो लुम्बिनी जाएगा तो साथ में कपिलवस्तु भी जाएगा, तो लुम्बिनी और कपिलवस्तु साथ में गया था। लुम्बिनी जहाँ पे बुद्ध जी का जन्म हुआ था, और उसके बाद ये कपिलवस्तु में गया था, ये दोनों नेपाल में। उसके बाद ये सारनाथ गया था जहाँ इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन का सूत्र दिया था, यानी फर्स्ट सेरेमन दिया था। और उसके बाद आ गया था ये, उसके बाद श्रावस्ती में गया था। तो गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ एंड श्रावस्ती, ये हैं क्या हैं, ये हैं बुद्धिज़्म को एक्सेप्ट करने के बाद अशोका के पिलग्रिमेज टूर हैं। उसके बाद अशोक के जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन है दोस्तों, इन इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ किसी हार्ड सरफेस पे लिखी जाती है, पत्थर, कोई मेटल का टुकड़ा या भी कोई भी हार्ड सरफेस, तो उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो अशोक के जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन हैं वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। दोस्तों प्राकृत लैंग्वेज जो है हिंदी की ही एक पुरानी डेवलप्ड लैंग्वेज है। संस्कृत से हिंदी का जब निर्माण हुआ था तो उसके बीच में जो विकास का क्रम था प्राकृत लैंग्वेज आता है। तो अशोक के ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन है वो प्राकृत लैंग्वेज में है, लेकिन उनमें स्क्रिप्ट कौन सा यूज किया गया है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज किया गया। दोस्तों स्क्रिप्ट मतलब होता है जिससे लिखा जाता है, जैसे देवनागरी लिपि होती है। और लैंग्वेज का मतलब हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन का भाषा होता है, सिंबल होता है उसका अपना। तो मोस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज। केवल दो इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में नहीं लिखे गए। एक है शाहबाज गढ़ी, पाकिस्तान में जो शाहबाज गढ़ी है वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन मिला था, और मंसेरा में जो इंस्क्रिप्शन मिला था, ये दोनों दोस्तों खरोष्ठी लिपि में हैं। खरोष्ठी लिपि दोस्तों जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उस क्षेत्र में पाए जाने वाले इंस्क्रिप्शन में मिलता है, ठीक है। और खरोष्ठी लिपि हमेशा दाएं से, उर्दू की तरह दाएं से बाएं में लिखी जाती है, जबकि ब्राह्मी बाएं से दाएं लिखी जाती है, ठीक है। तो केवल दो स्तूप हैं जो शाहबाज गढ़ी एंड मंसेरा जो खरोष्ठी स्क्रिप्ट में हैं। और एक इंस्क्रिप्शन अशोक का ऐसा है जो दो लिपि में है, यानी बायलिंगुअल है, दो लैंग्वेज में है, बायलिंगुअल है। एक कांधार इंस्क्रिप्शन है, क्या नाम है इसका, कांधार इंस्क्रिप्शन या शहर ए कूना इंस्क्रिप्शन। ये बायलिंगुअल है, यानी ग्रीक लैंग्वेज के साथ अरमैक लैंग्वेज, ग्रीक और अरमैक दोनों स्क्रिप्ट का क्या हुआ है यहाँ पे यूज हुआ है। तो ये क्वेश्चन आता है कि अशोक के किस इंस्क्रिप्शन में बायलिंगुअल है, यानी ग्रीक और अरमैक दोनों स्क्रिप्ट का यूज किया गया है। तो ये कांधार इंस्क्रिप्शन है।
उसके बाद है अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन इन इंडिया। इंडिया में पत्थरों का जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है वो किस लैंग्वेज में मिलता है? तो दोस्तों ये अशोक का ही इंस्क्रिप्शन अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है, क्योंकि मौर्य काल में यही था, उससे पहले इंस्क्रिप्शन बनते ही नहीं थे। तो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टोन इन इंडिया क्या है? प्राकृत में है, और ये किसका है? प्राकृत में अशोक का है, हमने अभी पढ़ा ही। उसके बाद ब्राह्मी स्क्रिप्ट को फर्स्ट टाइम कब डिसाइफर्ड किया था, यानी कब उसको पढ़ा जा सका था? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिसाइफर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन स्टोन टेबल बाय जेम्स प्रिंसेप। तो स्टोन टेबलेट्स पर इंस्क्राइब किए गए ब्राह्मी स्क्रिप्ट को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। ये जो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, और इन्हीं को वो फर्स्ट स्कॉलर माना जाता था जिन्होंने अशोका के इंस्क्रिप्ट को या उसके एडिक्ट या इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, चूँकि इन्होंने उसको डिकोडिफाई कर पाए थे। जेम्स प्रिंसेप 1837। ठीक है, उसके बाद है प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंडेड। दोस्तों अशोक से पहले अगर हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट की खोज करें कि कहाँ पे मिलता है, तो अशोक से पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो श्रीलंका के अनुराधापुरम में मिलता है। दोस्तों अनुराधापुरम भी एक बुद्धिस्ट एक पिलग्रिमेज साइट है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही 2-3 साल पहले क्या किया था, विजिट भी किया था। तो अनुराधापुरम श्रीलंका में है, यहाँ पे अशोक से पहले का ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद है खरोष्टी स्क्रिप्ट रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ये तो हमने देखा है, और खरोष्टी स्क्रिप्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलता है। उसके बाद है अशोका के जो स्टोन पिलर्स हैं उनके बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे दे आर हाईली पॉलिश्ड होते थे। हम देखते हैं कि जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मिलती है वो बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड है। उसके बाद ये एक मोनोलिथिक होते थे, मतलब एक ही पत्थर के टुकड़े को काट पीट के बनाए जाते थे जितना भी उसके पिलर होते थे, और ये पत्थर चुनार सैंडस्टोन वाले होते थे। उसके बाद पिलर का जो साफ्ट होता था टेपरिंग होता था इन शेप, यानी पिलर का जो साफ्ट होता था कैसा होता था? शेप में टेपरिंग होता था। और ये जो है पिलर ये किसी आर्किटेक्चर का पार्ट नहीं होते थे, ये एक इंडिपेंडेंट स्कल्पचर होते थे जिन पे सिंपली एक पिलर होता था, उस पर कोई मूर्ति ले आके रख दी जाती थी और फिर उनको जॉइंट कर दिया जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन पिलर और इस मूर्ति का जो है वो आर्किटेक्चर घर महल बनाने के लिए किया जाता था। तो दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर बट दीज आर डिस्टिंक्ट स्कल्पचर होते थे। उसके बाद अशोक का कौन सा इंस्क्रिप्शन है जिस पे अशोक का नाम मेंशन है? तो दोस्तों व्हिच इंस्क्रिप्शन कंटेन नेम अशोका? मस्की इंस्क्रिप्शन, कर्नाटक में जो अशोका का मस्की में इंस्क्रिप्शन मिला था, मस्की इंस्क्रिप्शन, उसमें अशोक का नाम अशोक मतलब अशोक नाम लिखा हुआ है। उसके अलावा गुर्जरा में जो मिला था इंस्क्रिप्शन एमपी के गुर्जरा में, वहाँ पे भी उसमें भी अशोक नाम मेंशन है। उसके अलावा नेटूर एंड उदगोलम में भी जो नाम मिला, जो इंस्क्रिप्शन मिला था उसमें नाम अशोक लिखा था। पर हमें याद दो रखना है केवल कि कौन से इंस्क्रिप्शन में अशोक नाम मेंशन था, तो एक कर्नाटक के मस्की में था और दूसरा गुर्जरा में था। उसके बाद है रुम्मन देवी पिलर वाज पुट अप टू मार्क द बर्थ ऑफ द अशोका। अशोक ने जब लुम्बिनी विजिट किया था तो बुद्ध के बर्थ को मेंशन करने के लिए उसने एक लुम्बिनी में ही रुम्मन देवी स्थान पे एक रुम्मन देवी पिलर इंस्क्रिप्शन खुदवाया था। तो इसीलिए रुम्मन देवी पिलर इंस्क्रिप्शन क्या करता है? बुद्ध के जन्म को मार करता है कि लुम्बिनी में हुआ था। उसके बाद जो गुजारा माइनर रॉक एडिक्ट है जो कि एमपी कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये एमपी के दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। तो गुजारा माइनर रॉक एडिक्ट इन व्हिच नेम अशोका अपीयर्ड लोकेटेड इन दतिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। ठीक है, और उज्जैन से भरूच जाने वाला जो रूट था, हमें पता है कि एंशिएंट टाइम में भरूच एक पोर्ट स्थान होता था और उज्जैनी एक महाजनपद में था उज्जैन। तो उज्जैन से भरूच जाने वाले मार्ग पे रखा गया था गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट। हमें पता है कि अशोक जो अपने इंस्क्रिप्शन होता था वो मार्गों पे ही स्थापित करवाता था मोस्टली, ताकि वहाँ की जनता जो लोग आए जाएँ उनके संदेश को पढ़े समझे और फॉलो करें। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कुमारगुप्त फर्स्ट के समय
मंदसौर इंस्क्रिप्शन था। मंदसौर इंस्क्रिप्शन जो कि एमपी में है, जो बताता है कि लेटर गुप्ता पीरियड में ट्रेड जो है कम हो गया था और शहर जो है गांव में बदलने लगे थे। उसके बाद है पट्टिका जो है वो तक्षशिला इंस्क्रिप्शन से संबंधित हैं। पट्टिका तक्षशिला इंस्क्रिप्शन से संबंधित है। समुद्रगुप्त जो हैं वो ईरान इंस्क्रिप्शन से संबंधित हैं। और इसके बाद है चंद्रगुप्त टू, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं, वो उड़ीसा के उदयगिरी के इंस्क्रिप्शन से संबंधित है। और उसका निमोनिक क्या है, UV, उदयगिरी और विक्रमादित्य। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुमारगुप्त मंदसौर इंस्क्रिप्शन, पट्टिका तक्षशिला इंस्क्रिप्शन, समुद्रगुप्त ईरान इंस्क्रिप्शन एंड चंद्रगुप्त टू उदयगिरी के इंस्क्रिप्शन। उसके बाद है भाबरू बैरत पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है, तो अशोक का जो भाबरू बैरत पिलर इंस्क्रिप्शन है ये राजस्थान में है। इट इज़ द ओनली पिलर जिसमें अशोका ने डिक्लेयर किया है अपने आप को क्या, एम्परर ऑफ मगध। तो क्वेश्चन आएगा कि अशोक के जितने भी टोटल 12-13 पिलर इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उनमें से किस पिलर इंस्क्रिप्शन में अशोक ने अपने आप को मगध का राजा कहा है, तो भाबरू बैरत पिलर इंस्क्रिप्शन राजस्थान में अशोक ने अपने आप को एम्परर ऑफ मगध घोषित किया गया है। दोस्तों कलसी जो है किस चीज़ के लिए फेमस है, तो कलसी जो है वो यहाँ पे अशोक का रॉक एडिक्ट मिला था। और ये कलसी है कहाँ पे, ये उत्तराखंड के देहरादून में पड़ता है। तो कलसी फेमस फॉर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका, ठीक है। कलसी जो कि देहरादून यूके में है, फेमस फॉर रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। उसके बाद है रॉक एडिक्ट 13 डिस्क्राइब्स कलिंगा वार। दोस्तों अशोक का किस नंबर का इंस्क्रिप्ट जो है वो कलिंग वार की वर्णन करता है कि अशोक ने कलिंग पे विजय प्राप्त किया था, तो रॉक एडिक्ट 13 डिस्क्राइब कलिंगा वार। और 12th रॉक एडिक्ट दोस्तों ये रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है। 12th रॉक एडिक्ट रिलीजियस टॉलरेंस की बात करता है। 12 मतलब टॉलरेंस। और 2nd एंड 13 रॉक एडिक्ट है, ये बताता है संगम किंगडम के बारे में। अभी हमने आगे भी देखा था कि 13th जो रॉक एडिक्ट है वो चोला चेरा एंड पांडवा के बारे में बताता है। तो 2nd एंड 13 दोनों में संगम किंगडम की बात की गई, यानी चोला, पांड्या, केरलापुत्र एंड सरिपुत्रा की बात की गई। सातवाहन इन सब रॉक एडिक्ट में कभी नहीं मेंशन है, क्योंकि अशोक का समय जो था हमने देखा मौर्यन डायनेस्टी जो है वो 185 BC तक ही थी लास्ट में, बिल्कुल उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी थी नहीं। जबकि उससे पहले अशोक था। और सातवाहन जो है वो 100 AD में आते हैं, तो 3 साल पुराना हो गया लगभग, ठीक है। तो इस समय सातवाहन नहीं मेंशन हो सकता है। तो क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या कौन मेंशन नहीं है, तो 2nd एंड 3rd रॉक एडिक्ट में जो है संगम किंगडम के चोला मेंशन है, पांड्या मेंशन है, केरलापुत्र या चेरा मेंशन है, और सतियापुत्र मेंशन है, लेकिन सातवाहन मेंशन नहीं है। उसके बाद दोस्तों फर्स्ट रॉक एडिक्ट जो है अशोक का कौन सा रॉक एडिक्ट जो है एनिमल सेक्रीफाइस यानी जानवरों के बलिदान को फेस्टिवल गैदरिंग के दौरान रोकता है। तो फर्स्ट रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका बैन्स एनिमल सेक्रीफाइस ऑन फ्यूचर गैदरिंग। तो पहले किलिंग ही बंद करो। उसके बाद है अशोक का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो 30th रॉक एडिक्ट में मेंशन है। 13th रॉक एडिक्ट में हमने देखा था कलिंगा वार भी मेंशन है। 13 में संगम किंगडम की बात की गई है और 13 में ही अशोक के डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात की है। डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब क्या है कि किन किन देशों के किन किन राजाओं के साथ अशोक के संबंध रहे हैं या पत्राचार रहा है। तो इजिप्ट के तुरमाया, जिसको टॉलमी फिलाडेल्फियस भी कहते हैं, उससे डिप्लोमेटिक रिलेशन था। सीरिया के एंटियोचूस सेकेंड से था और मैसिडोनिया के एंटीगोनस से था, ठीक है। तो इस प्रकार जो मौर्यन रूलर था हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ सीरिया, इजिप्ट एंड मैसिडोनिया।
इजिप्ट के तुरमाया से था, सीरिया के एंटियोचूस से था, मैसेडोनिया के एंटियोगोनस से था। उसके बाद सोह गोरखपुर में जो सोह गौरा गोरखपुर के में जो सोह गौरा कॉपर प्लेट मिला था सोगौरा में, वो किसकी बात करता है? तो इट इज़ अ मौर्यन रिकॉर्ड व्हिच इज़ द अर्लीस्ट रॉयल ऑर्डर टू प्रिजर्व फूड ग्रेन्स टू यूटिलाइज ड्यूरिंग फेमाइन। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि किस कॉपर प्लेट या किस इंस्क्रिप्शन में जो है इंडिया का पहली बार जो है एक रॉयल ऑर्डर इशू किया गया था कि फूड ग्रेन को हमें कुछ सुरक्षित करके रखना चाहिए ताकि हम उसको फेमाइन या अकाल में यूज कर सकें। तो इट वाज सोह गौरा कॉपर प्लेट। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है कि अशोका अनेक्स्ड कलिंगा टू द मौर्यन एम्पायर बिकॉज कलिंगा कंट्रोल द लैंड एंड सी रूट टू साउथ इंडिया। तो दोनों सही है और आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि दोस्तों कलिंग जो था एक प्राइम लोकेशन पे था जिससे साउथ इंडिया का ट्रेड तो हो ही सकता था, ठीक है, जिससे साउथ इंडिया का चाहे हम लैंड से जाते चाहे सी से जाते इसी के थ्रू जाना होता। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन और है कि मौर्यन किंग्स डिडंट बेस्ट टू लैंड ग्रांट्स ऑन रिलीजियस बेसिस, पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट लैंड। दोस्तों पीजेंट का रिवोल्ट मौर्यन टाइम में कैसे होगा, उतना तो उसमें कुछ था ही नहीं। तो आर तो फॉल्स रहेगा और ए जो है वो ट्रू रहेगा, क्योंकि जो मौर्यन किंग था उन्होंने रिलीजियस के आधार पर लैंड नहीं दिया, ये तो सातवाहन ने स्टार्ट किया था। तो जो अर्लीस्ट एपोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ लैंड ग्रांट्स ऑन रेगुलर बेसिस कब किसने स्टार्ट करवाया था? सातवाहना ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि रिलीजियस बेसिस पे जो लैंड है वो किसने देना स्टार्ट किया था, तो रिलीजियस बेसिस पे लैंड ग्रांट्स जो है वो सातवाहना ने स्टार्ट करवाया था, ठीक है, मौर्य ने नहीं। और सातवाहन जो थे 100 AD में थे, अभी हमने देखा था। उसके बाद इन मौर्यन पीरियड टैक्स इवेजन के लिए क्या पेनाल्टी थी? तो मौर्यन समय के दौरान टैक्स इवेजन के लिए सीधे डेथ पनिशमेंट था। उसके बाद है मौर्यन का जो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है किस में डिस्क्राइब्ड है? तो मौर्यंस म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इज डिस्क्राइब्ड इन मेगास्थनीज इंडिका, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था। मेगास्थनीज इंडिका में बताता है कि 6 कमेटियां हुआ करती थी जिसमें हर कमेटी के 5 मेंबर होते थे और वो जो है अलग अलग क्षेत्रों का देखभाल करती थी, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिया में इंडियन सोसाइटी को 7 वर्ग में डिवाइड किया है: फिलोसफर, फार्मर्स, हर्ट्समैन, आर्टिजन्स, मिलिट्री, स्पाइज एंड असेसर, यानी जो असेस करते हैं लैंड रेवेन्यू इन सब चीज़ों का, ठीक है। और मेगास्थनीज क्या था? तो मेगास्थनीज जो था वो ग्रीक के राजा सेल्यूकस निकेटर का क्या था? एम्बेसडर था। इंडिका में हमें कोई भी इंडिया में स्लेवरी का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। और इंडिका जो है ये सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल्ड अकाउंट देती है, जो कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के बारे में, जो कि वह उस समय एक सिटी हुआ करता था, उसके बारे में एक बहुत विस्तृत वर्णन दिया है। तो इसीलिए इंडिका में डिटेल्ड अकाउंट मिलता है सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का मौर्य के समय का। उसके बाद कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे हरि सेनावाज कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त, ये तो बिल्कुल सही है। विशाखा दत्त ने, मैंने बताया था आपको, एक तो मृदा राक्षस लिखा था, दूसरा देवी चंद्रगुप्तम लिखा था। और हरि सेन ने जो है क्या लिखा था? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। तो हरि सेन रोड प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ समुद्रगुप्त। उसके बाद मौर्यन किंग्स के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है, जैसे दे डेवलप्ड आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर, तो ये बिल्कुल सही है। हम देख रहे हैं कितने सारे रॉक एडिक्ट बने हैं, महल बने हैं, स्तूप बने हैं, तो आर्ट और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट तो किया इन्होंने। दूसरा क्या है, मौर्यन किंग जो है उन्होंने पूरे क्षेत्र को प्रोविजनल डिवीजन किया था। और अशोका के इंस्क्रिप्शन में 5 टाइप के प्रोविंस की बात की गई है, आज का जो जिला होता है, आज का जो राज्य होता है। तो 5 प्रोविंसेस डिस्क्राइब्ड ऑन अशोका इंस्क्रिप्शन। एक तो उत्तरापथ था, तक्षशिला वाला। दूसरा दक्षिणापथ था, ठीक है, सुवर्णगिरी वाला। उसके बाद अवंती राष्ट्र था, उज्जैन वाला। फिर कलिंगा था,
ठीक है। और उसके बाद क्या था, प्रचयापथा यानी जो ईस्टर्न पाथ है। तो ये 5 प्रोविंसेस की बात की गई है अशोका इंस्क्रिप्शन में। और अशोक जो चंद्रगुप्त जो मौर्यन किंग थे, उनका जो किंगशिप था वो हिंदकुश तक था। इवन जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसका एम्पायर नॉर्थ ईस्ट में ईरान तक चला गया था और साउथ में कर्नाटक तक चला गया था। ठीक है। उसके बाद मॉडर्न टाइम में या एंशिएंट टाइम में भाग और बलि क्या होते थे, तो दे आर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन मॉडर्न टाइम। भाग मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का हिस्सा जो है उपज में, और बलि का मतलब कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से, कहते हैं ना बलि चढ़ाना है, तो कुछ लोग अपनी स्वेच्छा से जो चढ़ावा करते थे यानी गवर्नमेंट को देते थे उसको बलि कहा जाता था। तो ये दोनों क्या थे, रेवेन्यू के सोर्स थे। मौर्यन काल में शीत अध्यक्ष कौन होता था दोस्तों? शीत का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू, जो क्राउन का लैंड होता है उससे जो रेवेन्यू आता है उसको शीत कहते हैं। और अध्यक्ष मतलब उसके देखभाल करने वाला। तो शीत अध्यक्ष वाज क्या था, इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जो कि लैंड रेवेन्यू कलेक्टर होता था। शीत का मतलब मॉडर्न पीरियड में क्या होता था, क्राउन के लैंड से रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू लैंड वाला रेवेन्यू है, ये ध्यान रखना। शुल्काध्यक्ष क्या होते थे, ट्रेड एंड सर्विस टैक्स का जो मालिक होता था शुल्काध्यक्ष कहते थे। और मॉडर्न टाइम में ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीपीएससी में, रोड के कंस्ट्रक्शन का जो ध्यान रखता था उस ऑफिसर को एग्रोनोमई कहते थे। एग्रोनोमई नाम से लगेगा एग्रीकल्चर, पर ऐसा कुछ नहीं। एग्रोनोमई जो थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। और आकराध्यक्ष जो थे तो ये क्या करते थे, आकर मतलब माइंस होता था, ये माइंस को कंट्रोल करते थे। समाहर्ता मतलब जो समाहित करते थे, रेवेन्यू का कलेक्शन करते थे, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। अंतपाल जो थे वो बॉर्डर फोर्ट तक की देखभाल करते थे, लुक्ड आफ्टर बॉर्डर फोर्ट, जो बॉर्डर एरिया होता था उसकी देखभाल करते थे अंतपाल, नाम ही है अंत तक। और प्रदेश, उसके बाद प्रदेशथा जो थे ये एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ कमिश्नरी जो होते थे उनके एडमिनिस्ट्रेटर होते थे। और पावथवाध्यक्षा कौन थे, पावताध्यक्षा जो थे वो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ वेट एंड मेजर के थे। उसके बाद पैन अध्यक्षा जो थे, पैन कार्ड से रिलेट कर सकते हो, इंचार्ज ऑफ कॉमर्स डिपार्टमेंट थे। एंड सुन अध्यक्षा जो थे ये क्या थे, स्लॉटर हाउस के चीफ थे। तो सन अध्यक्षा कौन थे, चीफ ऑफ स्लॉटर हाउस। उसके बाद पंकदक्ष निरोधी, पंकोदकस निरोधी कौन थे, ये पेनाल्टी फॉर स्लेसिंग द रोड को जो खराब करता था उसके लिए पेनाल्टी जो लगाया जाता था। ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्या थे, मॉडर्न काल के ऑफिसर थे। उसके बाद है मोस्ट फेमस सेंटर फॉर लर्निंग ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड। दोस्तों मॉडर्न पीरियड के दौरान लर्निंग का जो मेन सेंटर तक्षशिला हुआ था, तब तक नालंदा तो बना ही नहीं था। उसके एक बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म की पढ़ाई यहाँ पे होती थी। और अगर हम अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो अर्थशास्त्र में 2 टाइप के कोर्ट की बात की गई है मॉडर्न पीरियड में। एक धर्मस्थ होते थे जो सिविल मामले देते थे, और एक कंटक शोधनक होते थे जो क्रिमिनल मामले में देखते थे। उसके बाद मेगास्थनीज ने 6 कमेटी मेंशन की थी, उसमें एक कमेटी क्या थी, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन करती थी। ठीक है। और ये अभी भी जनगणना की तरह किया जाता है, अभी भी किया जाता है। 1 आउट ऑफ 6 कमेटी मेंशन बाय मेगास्थनीज, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट बाय म्यूनसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन स्टिल टुडे इज कंटिन्यूइंग। उसके बाद कुछ करेक्ट मैच दिया है, जैसे श्रवण कौन होते थे, तो जो सीकर होते थे, जो ऑस्टेरिटी यानी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे उन्हें श्रमण कहा जाता था। परिव्राजक क्या होते थे, जो रोम करते इधर उधर घूमते रहते थे। अग्रहारिका क्या होते थे, सुपरवाइजर ऑफ अग्रहारा लैंड, अग्रहारा लैंड जो लैंड ब्राह्मण को डोनेट किया जाता था उसको अग्रहारा लैंड कहते थे। एंड मगधा क्या होते थे, वे लोग होते थे जो मेमोराइज कर लेते थे क्रॉनिकल्स एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिक टेक्स। ये यूपीएससी का क्वेश्चन था। उसके बाद है सिस्टम ऑफ गवर्निंग विलेजेस थ्रू ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत कब इवॉल्व हुआ, तो ऑटोनॉमस इलेक्टेड पंचायत के द्वारा विलेज को गवर्न करने का सिस्टम जो है कब स्टार्ट हुआ, मॉडर्न के समय स्टार्ट हुआ। अर्थशास्त्र दोस्तों जो है, अर्थशास्त्र जो है डाइवोर्स को अलाउ करता है, एक ऐसी पत्नी को जो अपने
अर्थशास्त्र अलाउड डाइवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड, राइट टू डाइवोर्स, यानी अर्थशास्त्र में राइट टू डाइवोर्स की बात की गई है। उस पत्नी को यह अधिकार है जो अपने पति द्वारा छोड़ दी गई है। मनुस्मृति जो था दोस्तों, ये वुमेन के रीमैरिज को रोकता था लेकिन मैन के रीमैरिज को अलाउ करता था, इसीलिए कहा जाता था कि ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, पितृसत्तात्मकता को बढ़ाता है। तो मनुस्मृति प्रोहिबिट्स रीमैरिज ऑफ वुमेन बट अलाउड टू दैट ऑफ मैन। इन मनुस्मृति में जो दोस्तों सोशल स्टेटस होता था, फॉरेनर्स को जो अलाउ करता था उसका क्या नाम होता था, तो फॉरेनर को मनुस्मृति में फैलन क्षत्रिय कहते थे, मतलब निम्न कोटि के क्षत्रिय कहते थे, क्योंकि वो जो थे वो क्या करते रहते थे, प्रीस्टली कस्टम को फॉलो नहीं करते थे। तो इन मनुस्मृति सोशल स्टेटस असाइन टू फॉरेनर्स, जो सका थे, कुषाण थे, पार्थियंस थे, वाज ऑफ फॉलन क्षत्रिय एज दे डिडंट फॉलो द प्रीस्टली कस्टम। उसके बाद ये जो फॉरेन ट्रेवलर्स है इनके आने का क्रोनोलॉजी है, तो मेगास्थनीज दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था 380 से 400 BC के बीच में। फाहियान 399 से 414 के समय चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य के समय आया था। हुआनसांग जो है 629 AD में हर्षवर्धन के समय आया था। और इटसिंग जो था ये 7th सेंचुरी में 715 वगैरह के आसपास आया था। किसके समय आया था ये, मतलब कि 7th सेंचुरी में आया था, 675 के आसपास आया। इसकी अभी आएगा, एग्जैक्टली मुझे डेट नहीं याद आ रहा, पर ये इसकी हुआनसांग के बाद आया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ किंग दिए हैं और उनके क्या दिए, नेम दिए हैं। जैसे चंद्रगुप्त को सेंड्रोक्टस नाम से जाना जाता था, बिंदुसार को अमित्र घाट के नाम से जाना जाता था, यानी जो मित्रों यानी दुश्मनों को घाट तक पहुंचा दे। अशोक को प्रियदर्शी नाम से जाना जाता था, देखने में प्रिय। और चाणक्य का बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। चाणक्य का बचपन का नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। उसके बाद है कि जो लास्ट मौर्यन एम्परर था उसका क्या नाम था, बृहद्रथ नाम था। और जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने 185 BC में उसको मार के शुंग डायनेस्टी का प्रारंभ किया था। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बृहद्रथ के कमांडर इन चीफ हुआ करते थे। उसके बाद लास्ट शुंग डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे देवभूति, उनका एक ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कण्व ने क्या किया था, मार दिया था और कण्व डायनेस्टी को स्टार्ट किया था। और कण्व डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे सुशर्मा, उनको क्या था, आंध्राज के एक सर्वेंट सिमुक ने मार दिया था। ठीक है, तो ये था, एक दूसरे को मार के स्टेब्लिश करते थे अपनी डायनेस्टी। उसके बाद है फॉर वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट इन गिरनार रीजन। दोस्तों गुजरात का जो जूनागढ़ में गिरनार रीजन था वहाँ पे वाटर रिसोर्स को मैनेजमेंट करने के लिए कई एंशिएंट राजाओं ने काम किया है और ये जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पे मेंशन है। जैसे फर्स्ट किंग जो थे इसमें चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने यहाँ पे एक डैम बनाया था सुदर्शन लेक पे, एंड ही वाज द फर्स्ट रूलर हु गॉट अ लेक कंस्ट्रक्टेड इन गिरनार रीजन, और सुदर्शन लेक और उस पर एक बांध बनवाया था। और अशोक जो था, अशोक सेकंड जो था अशोक का था, जिसने क्या किया था, इस सुदर्शन लेक पे कैनाल्स बनवाया था। तो रुद्रदमन जो शक रूलर रुद्रदमन है उसका जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन मिला है वो डिस्क्राइब करता है इन दोनों के वर्क को, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के भी लेक बनाने और बांध बनाने के, और अशोक के भी जो कैनाल बनाया था। लेकिन इसके अलावा ये रुद्रदमन और स्कंदगुप्त की भी बात करता है, रुद्रदमन और स्कंद गुप्त की भी बात करता है। ठीक है, उसके बाद कुछ मैचिंग है, जैसे लोथल, तो लोथल में एंशियंट डॉकयार्ड था। सारनाथ में लायन कैपिटल ऑफ अशोका मिला था। एंड नालंदा जो था एक बुद्धिस्ट लिटरेरी लर्निंग का सेंटर था। उसके बाद कर्दमका रूलर के जो कॉइन होते थे वो कॉपर एंड सिल्वर से बने होते थे, ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद है समुद्रगुप्त के कुछ कंटेम्प्रेरी किंग का नाम और उनके किंगडम का नाम, ये यूपीपीसीएस आयोग द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। तो समुद्रगुप्त के एक कंटेम्प्रेरी थे धनंजय, और ये कहाँ रहते थे, कुशलपुर के राजा थे। उसके बाद है नीलराज अवमुक्त के राजा थे। उग्रसेन पालका के थे। एंड विष्णु गोपा जो थे वो कांची के थे। ये चारों राजा जो थे समुद्रगुप्त के कंटेम्प्रेरी थे। और ये आए कहाँ से, एक्चुअली जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें इन लोगों की बात की गई है। उसके बाद है कि अशोक ने
अवंती जहाँ जनपद को किसके शासनकाल में जीता था? तो अशोक अपने पापा यानी बिंदुसार के शासनकाल में रूल के दौरान अवंती को जीता था। तो अशोका अवंती महाजनपद ड्यूरिंग बिंदुसार रूल। इट इज़ मेंशन इन, ये मेंशन कहाँ पे है? तो ये बुद्ध घोष के जो सामंत पसादिका है वहाँ पे मेंशन है। उसके बाद है किसने वाराणसी में वाराणसी को अपना सेकंड कैपिटल बनाया था मॉडर्न टाइम पे? तो शिशुनाग मेड वाराणसी हिज सेकंड कैपिटल। अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है नॉर्थ वेस्ट में, मौर्यन एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट में, वो किस लिपि में है? तो वो खरोष्टी लिपि में ही हमने बार बार देख रहे हैं। उसके बाद है कंगनाहल्ली क्या था? तो दोस्तों कर्नाटक में जो कंगनाहल्ली स्तूप, एक स्तूप जो था वो क्या था? उसमें अशोक का उसकी रानी के साथ में एक स्टोन का बना हुआ पोर्ट्रेट है, ठीक है, और जिसमें रंज अशोका यानी किंग अशोका लिखा हुआ है। तो कंगनाहल्ली स्तूप इन कर्नाटका मेंशन स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका अलॉन्ग विथ हिज क्वीन बिलो व्हिच रान अशोका यानी किंग अशोका हैज़ बीन रिटन। उसके बाद सातवाहन के बारे में कुछ करेक्ट स्टेटमेंट है कि सातवाहन किंग्स वर द नर्चर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज, प्राकृतिक लैंग्वेज को इन्होंने पोषण दिया है। दूसरा क्या है कि पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट गॉट मोर इनकरेजमेंट, तो ये भी सातवाहन के दौरान सही था कि राजा और कोर्ट से ज़्यादा पब्लिक एस्पेक्ट ऑफ आर्ट आ गया और इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को सपोर्ट किया था। उसके बाद है पाटलिपुत्र जो था वो किन नदियों के द्वारा सराउंड था? तो पाटलिपुत्र के नॉर्थ में गंगा नदी थी और वेस्ट में एक सोन नदी थी, ठीक है। मौर्य के जो आइडियल होते थे, मौर्यन जो आइडियल होते थे इंस्क्राइब विद द नेम मणिभद्र फ्रॉम पारखन। तो मथुरा के पारखन में जो मौर्यन पीरियड का आइडियल मिला है उस पर कौन सा नेम मेंशन है? मणिभद्रम, एक यक्ष का। उसके बाद है एक करेक्ट स्टेटमेंट दिया है कि फाहियान जो है कब आया था? तो फाहियान दोस्तों 399 से आया था और 414 ईस्वी तक यानी लगभग 15 साल तक रहा था चंद्रगुप्त II विक्रमादित्य के शासनकाल में। उसके बाद हुआनसांग आया था 629 ईस्वी में और 645 तक रहा था, ये भी लगभग 15 साल रहा था और ये किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय। उसके बाद एटसिंग जो था या आइटसिंग जो था ये भी एक चाइनीज ट्रेवल था जो 7वीं सेंचुरी में यानी 673 से 655 के बीच, 673 में आया था, 695 ईस्वी तक था। और अल मसऊदी जो था एक मेडवल टाइम का रूरल था जो 915 ईस्वी में आया था। तो ये हमें याद रखना है, फाहियान, हुआनसांग, एटसिंग एंड अल मसऊदी। अल मसऊदी तो क्लियर है कि मेडवल टाइम में आया था, तो ऑब्वियस है कि 9वीं 10वीं शताब्दी में आया होगा। लेकिन बाकी ये फाहियान का भी हमें पता होता पहले आता है। हुआनसांग और एटसिंग में कन्फ्यूजन कई बार हो जाता है क्योंकि ये क्लोज हैं, तो इसको हाई से याद रखो। एच मतलब हुआनसांग और आई मतलब एटसिंग। तो ये था हमारा आज क्या था कि मॉडर्न पीरियड ख़त्म हो गया और उसके बाद अब हमारा क्या स्टार्ट होगा? अब हमारा स्टार्ट होगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड, ठीक है। तो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का भी पूरा नोट्स बनेगा और उसके बाद उसके साथ ही हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक जिन लोगों को आवश्यकता हो आप इससे नोट्स बना सकते हो, नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि इसी को वीडियो को आप सेव कर लो, बार बार देखते रहो, रिवाइज करते रहो, मोर देन इनफ है, ठीक है। लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। धन्यवाद।